हेलो फ्रेंड, भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोग आज बात करेंगे लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 के बारे में। दोस्तों, इसकी पृष्ठभूमि, इसके प्रमुख बिंदु और इसकी कमियां के बारे में। दोस्तों, पृष्ठभूमि की बात करते हैं लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में। तो सरकारी कर्मियों, विशेषकर उच्चस्थ कर्मियों के भ्रष्टाचार के मामलों को निपटाने के लिए इसे ध्यान में रखकर सरकार ने 8/4/2011 को एक संयुक्त प्रारूप समिति गठित की, जिसे भारत सरकार के मंत्रियों में से 5 नामित तथा श्री अन्ना हजारे जी के 5 नामित थे, जिन्हें लोकपाल बिल बनाना था। इस समिति का पर्यालोचन के आधार पर तथा राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा राजनीतिक दलों के आगत के आधार पर एक लोकपाल बिल का एक मसौदा तैयार किया गया। 28/7/2011 को अपनी एक बैठक में कैबिनेट ने लोकपाल बिल मसौदा पर विचार किया और कैबिनेट के अनुमोदन के बाद लोकपाल बिल को 4/8/2011 को लोकसभा में पेश किया गया। 8 अगस्त 2011 को परीक्षण एवं रिपोर्ट के लिए बिल को क्रमिक लोक शिकायत कानून तथा न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति को विचारत भेज दिया गया। विभागों से संबद्ध संसदीय स्थायी समिति ने सभी हितधारकों से गहन विचार विमर्श के बाद अपने 48वीं रिपोर्ट में कई अनुशंसाएं की। इन दोनों विधेयकों की सामग्री, कंटेंट और विस्तार में सुधार किए जाने की गुंजाइश है। समिति ने यह भी सिफारिश की कि लोकपाल और लोकायुक्त को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए। स्थायी समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद सरकार ने लोकसभा में लंबित पड़े लोकपाल विधेयक 2011 को वापस ले लिया और केंद्र लोकपाल एवं राज्यों में लोकपाल संस्थाओं को स्थापित करने के लिए दिनांक 22/12/2011 को लोकसभा में एक नया व्यापक लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2011 को पेश किया। साथ ही स्थायी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए लोकपाल और लोकायुक्त को संवैधानिक निकायों का दर्जा दिया जा सकता है। सरकार ने 116वें संविधान संशोधन विधेयक 2011 को भी पेश किया। ये विधेयक 27/12/2011 को लोकसभा में विचारत पेश किया गया। लोकपाल तथा लोकायुक्त बिल 2011 कुछ संशोधनों के बाद पारित हो गया, पर 116वां संविधान संशोधन विधेयक 2011 को पर्याप्त बहुमत का अभाव में पारित न हो पाया। लोकपाल और लोकायुक्त बिल 2011 राज्यसभा में विचारत और पारित होने के लिए 29/12/2011 रखा गया, लेकिन उस पर बहस अपूर्ण रह गई। उसके बाद राज्यसभा ने 21/5/2012 को प्रस्ताव को मंजूर कर दिया तथा बिल को राज्यसभा की विशेष समिति यानी सेलेक्ट कमेटी के पास परीक्षण एवं रिपोर्ट के लिए भेज दी गई। विशेष समिति ने 23/11/2012 को रिपोर्ट पेश करने विशेष समिति के अनुशंसाओं का परीक्षण किया तथा विधेयक में आधिकारिक संशोधन का प्रस्ताव, जो कि विशेष समिति में विचार के लिए रखा गया था, वह कैबिनेट द्वारा 31 जनवरी 2013 की बैठक में विचार के बाद अनुमोदित कर दिया गया था। बिल आखिरकार संशोधनों के बाद राज्यसभा द्वारा 17/12/2013 को पारित कर दिया गया। लोकसभा ने 18/12/2013 को इन संशोधनों पर अपनी सहमति जता दी। दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद बिल 1/1/2014 को राष्ट्रपति द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया और यह बिल 16 जनवरी 2014 से लागू हो गया। अब बात करते हैं प्रमुख बिंदु। लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट 2013 के मुख्य बिंदु हैं। पहला, यह केंद्र में लोक की स्थापना करना चाहते हैं। राज्यों में लोकायुक्त का इस तरह यह राज्य और केंद्र के स्तर पर देश के लिए एक निगरानी तथा भ्रष्टाचार विरोधी रोड मैपों भी यह बिल प्रस्तुत करता है। लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, संसद सदस्य ए, बी, सी और ओ श्रेणी के अफसर तथा केंद्र सरकार के अफसर आते हैं। लोकपाल का एक अध्यक्ष होगा तथा अधिकतम 8 सदस्य होंगे, जिनमें 50% न्यायिक सेवा के होंगे। लोकपाल के 50% सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक तथा स्त्रियों के बीच से होंगे। एक चयन समिति, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का कार्यरत न्यायाधीश और कोई प्रतिष्ठित न्यायवेत्ता जो राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति के 4 सदस्यों की अनुशंसा पर नामित हो, वे सब लोकपाल का अध्यक्ष तथा इसके सदस्यों का चयन करें।
नेक्स्ट, एक सर्च समिति चयन समिति की मदद करेगी। सदस्यों के चयन में सर्च समिति के 50% सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा स्त्रियों के वर्ग से आते हैं। प्रधानमंत्री को भी लोकपाल के दायरे में लाया गया, लेकिन बहुत सारे विषयों में वे लोकपाल से परे हैं। उनके खिलाफ आरोप के निपटारे के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लोकपाल के दायरे में सभी वर्गों के सरकारी कर्मचारी, ग्रुप ए, बी, सी और डी अधिकारियों सहित केंद्रीय सतर्कता आयोग को लोकपाल द्वारा शिकायत भेजे जाने का ग्रुप ए और बी अधिकारियों से जुड़ी शिकायतों को प्राथमिक जांच के बाद वापस लोकपाल के पास भेज देते हैं आगे की कार्रवाई के लिए। ग्रुप सी तथा ग्रुप बी के कर्मचारियों के मामले में सतर्कता आयोग अपनी ही शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ेगा। वह केंद्रीय सतर्कता आयोग एक्ट के तहत ऐसा करेगा। अपनी रिपोर्ट वह लोकपाल को भेजेगा, जो उसकी समीक्षा करेगा। लोकपाल को यह अधिकार होगा कि लोकपाल द्वारा प्रेषित मामलों पर वह किसी भी जांच एजेंसी पर अधीक्षण तथा दिशा निर्देश करें। सीबीआई पर भी एक उच्च स्तरीय समिति जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करे, वह केंद्रीय जांच ब्यूरो के चुनाव के लिए अनुशंसा करे। इसमें वे प्रावधान शामिल हैं जो भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा भ्रष्ट तरीकों से प्राप्त की गई संपत्ति को जब्त करेंगे तब तक कि जबकि अभियोजन की प्रक्रिया बाकी हो। यह समय सीमा स्पष्ट रूप से बताए हुए प्रारंभिक जांच के लिए यह 3 माह है, जो 3 माह और बढ़ाया जा सकता है। विविध जांच के लिए यह 6 माह है, जो कि एक बार में 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। मुकदमे की समय सीमा 1 साल है, जो कि 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। यह मुकदमा विशेष अदालत गठित कर चलाया जाना चाहिए। यह भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत अधिकतम दंड 7 साल से बढ़ाकर 10 साल करता है। इस एक्ट के खंड 7, 8, 9 तथा 12 के तहत न्यूनतम दंड 3 वर्ष का होगा। खंड 15 के अंतर्गत प्रयास करने के लिए दंड कम से कम 2 साल का रहेगा। जिन संस्थाओं को सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्तीयन होता है वे लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन जिन संस्थाओं को सरकार वित्तीय सहायता देती है वे अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। यह ईमानदार तथा निडर सरकारी कर्मचारियोयों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है। लोकपाल को यह अधिकार दिया गया है कि वह सरकार या किसी भी समर्थ अधिकारी की जगह खुद सरकारी कर्मचारियों के अभियोजन को अनुमति दे या ऐसा कोई प्रावधान से युक्त है जो केंद्रीय जांच ब्यूरो को सशक्त बनाते हैं। एक अभियोजन निदेशक मंडल का गठन जिसके शीर्ष पर अभियोजन निदेशक हो और सब केंद्रीय 5 ब्यूरो के पूर्ण नियंत्रक में हो। केंद्रीय सतर्कता आयोग की अनुशंसा पर अभियोजन निदेशक नियुक्ति। सरकारी वकीलों से स्तर अन्य वकीलों के एक पैनल बनवा जो लोकपाल की सहमति से लोकपाल द्वारा भेजे गए मामलों की जांच करे। लोकपाल के अनुमोदन से लोकपाल द्वारा भेजा केस की जांच करने वाले केंद्रीय 5 ब्यूरो के अधिकारियों का स्थानांतरण। लोकपाल द्वारा प्रेषित केसों की जांच के लिए आयोग को पर्याप्त राशि या फंड की व्यवस्था। सभी इकाइयों जिन्हें विदेशों से दान में पैसा मिलता है और ना FCRA यानी विदेशी अनुदान निबंधन एक्ट के तहत 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष से ज़्यादा अनुदान पाते हैं, वे लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अधीन हैं। इस एक्ट के लागू होने की तिथि से लेकर 365 दिनों की अवधि के भीतर राज्य विधायिका द्वारा कानून पारित कर लोकायुक्त गठित करने का अधिकार प्राप्त है। अतः यह एक्ट राज्यों को यह आज़ादी देता है कि उनके यहाँ लोकायुक्त की बनावट कैसी हो। कमियां। लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट 2013 की निम्नलिखित कमियां हैं। पहला, किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ लोकपाल संज्ञान लेते हुए कोई कार्रवाई शुरू नहीं कर सकता। दूसरा, जोर शिकायत के रूप में विषय वस्तु पर नहीं। तीसरा, गलत और धोखे भरे शिकायतों के लिए कड़े दंड। सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ ऐसी शिकायतें लोकपाल के यहाँ शिकायत पर लगाती हैं। अनाम शिकायतें की अनुमति नहीं है। सादे कागज़ पर शिकायत नहीं कर सकते, भले ही उसके साथ सहयोगी दस्तावेज हो और उसे डब्बे में गिरा दिया गया हो। जिस सरकारी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत हो उसके कानूनी सहायता का प्रावधान। 7 साल के भीतर शिकायत करने की बाध्यता। प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायत को निपटने का बेहद अपारदर्शी विधि।